बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक यूथ पल्स का एक और एपिसोड। आप अगर मेरे प्रोग्राम्स देखते रहे हैं तो आपने ज़रूर डॉक्टर इकराम बरनी साहब को सुना होगा, देखा होगा, और वो बात करते हैं कैंसर पे। अब चूंकि आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो हमने सोचा कि इस दिन की मुनासिबत से उनको फिर हम जहमत दें, उनसे बातें करें। दो कि हमने अपने पिछले दो एपिसोड्स में उनसे बिल्कुल डिटेल में बातें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हुई हैं। लेकिन आज के डे की मुनासिबत से मैं ये चाह रहा था कि डॉक्टर साहब को फिर उनसे पूछें कि एक तो इस डे की अहमियत क्या है और इस डे को किस तरह समझना चाहिए, इस डे का इम्पैक्ट क्या है। तो डॉक्टर साहब, वेलकम टू दी पॉडकास्ट, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट यू हैव ऑलवेज बीन देयर व्हेनेवर आई हैव कॉल्ड यू। थैंक यू वेरी मच शेख साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जब याद आवरी आप करते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये फ़र्ज़ है कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ वो करूँ पाकिस्तान के लिए, ख़ुसूसन यूथ के लिए और बाकी सब लोगों के लिए पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? ये इंटरनेशनल कैंसर डे है आज, और आपने किस तरह देखा है इस मर्ज को, इसकी इसकी ट्रीटमेंट को, पहले वक्तों से और आज के वक्त में क्या फ़र्क है, और क्या कुछ मुयसर है? क्योंकि हमारे यहाँ एक ये बीमारी ऐसे समझी जाती है कि ये बस हो गई तो बड़ी फैटल है। तो ये परसेप्शन भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि वक्त चेंज हुआ है, ट्रीटमेंट मैकेनिज्म्स चेंज है। क्या कहेंगे इस पे आप? बहुत शुक्रिया शेख साहब। देखिए, मैं तकरीबन अब 30-35 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ और कैंसर ट्रीट कर रहा हूँ। और मैंने अपनी लाइफ टाइम में जितनी तब्दीलियाँ ऑलरेडी देखी हैं, मेरे ख्याल से वो रिमार्केबल है हम्म। कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर। वो वक्त था जब मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया, जब तकरीबन सभी लोगों को कीमोथेरेपी से ट्रीट करते थे और सर्जरी भी काफ़ी एक्सटेंसिव हुआ करती थी। रेडिएशन की फैसिलिटीज़ भी, रेडियोथेरेपी की फैसिलिटीज़ भी पुरानी वाली थी, आर्केक थी, जो अब तो दुनिया में कहीं भी यूज़ नहीं होती। तो इसको जनरली स्पीकिंग अगर मैं नाजरीन को समझाने के लिए यूँ कहूँ कि कैंसर के ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो ये देख लेंगे जो ब्लड कैंसर्स हैं उनका इलाज दूसरी तरह से होता है। जितने बाकी कैंसर्स होते हैं, सॉलिड कैंसर्स जैसे लंग कैंसर, कोलन या बाकी सारे सॉलिड कैंसर्स हैं, उनका इलाज एक दूसरे पैराडाइम से या दूसरी तरीके से होता है। तो चूंकि ज़्यादातर सॉलिड कैंसर्स होते हैं, सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, तो हम उनकी बात पहले कर ही लेते हैं। ठीक है। उसमें दो तरीके से इलाज होता है। जो कैंसर जिस जगह पे होता है उस जगह पे लोकलाइज ट्रीटमेंट, जो कि अमूमन सर्जरी होती है, और या फिर रेडियोथेरेपी, या कई दफ़ा दोनों चीज़ें होती हैं। और फिर चूंकि हमें मालूम है कि पिछले 50 साल में अब इस चीज़ के ऊपर बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है कि कैंसर जिस वक्त डायग्नोज होता है तो कुछ ना कुछ सेल उसके सर्कुलेट करना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर ऑलरेडी, ब्लड में और बाकी तरह से। तो कैंसर एक तरह की सिस्टेमिक डिजीज़ भी होती है, तो उसका कोई ना कोई सिस्टेमिक ट्रीटमेंट भी होता है, जो कि पुराने वक्तों में या आज से 30 साल पहले या 35 साल पहले सिर्फ कीमोथेरेपी था, लेकिन आज उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। तो इन चारों पांचों चीज़ों को हम अलग अलग करके देखे लेते हैं। सर्जरी आज से 30-40 साल पहले बड़ी एक्सटेंसिव हुआ करती थी, जिसको रेडिकल सर्जरी कहते थे। आहिस्ते आहिस्ते वो सर्जरी अब कम से कम होती चली जा रही है, क्योंकि हमें मालूम है कि हम बाकी तरीक़ों से भी कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, कुछ जगहों पे अभी भी उसी तरह की रेडिकल सर्जरी होती है। रेडिएशन के अंदर बहुत तब्दीली आई है। रेडिएशन के अंदर, रेडियोथेरेपी के अंदर न सिर्फ जो टेक्निक्स हैं रेडिएशन की, बल्कि जो मशीन्स हैं जो उसको डिलीवर करती हैं, उन सब के अंदर ज़्यादा प्रिसीजन है, ज़्यादा डेप्थ है, और वो ज़्यादा प्रिसाइजली ट्यूमर को ट्रीट कर सकती हैं। और कई दफ़ा ये भी मुमकिन होता है कि ज़्यादा डोजेस, अप्रोप्रिएट डोजेस दी जाए उसके अंदर। और कई दफ़ा ना सिर्फ रेडियोथेरेपी बल्कि रेडियोथेरेपी के साथ में कुछ कीमोथेरेपी दी जाती है, जो उसके इफ़ेक्ट को या असर को एनहेंस करती है। तो ये दो चीज़ें जो लोकल ट्रीटमेंट के लिए हैं, सर्जरी और रेडियोथेरेपी। उसके अलावा चीज़ें होती हैं जो कम यूज़ होती हैं, जैसे ट्रांसप्लांट वगैरह, तो उनकी बात किसी और वक्त में कर लेंगे। ठीक है। लेकिन जनरली स्पीकिंग
सिस्टेमिक ट्रीटमेंट जो है वो कीमोथेरेपी उसका मेन स्टे हुआ करता था, शायद आज भी है। लेकिन कीमोथेरेपी के अलावा पिछले 25 साल में या 30 साल के अंदर जो बड़ी एडवांस हुई है, वो जैसे बहुत सारे लोग जानते हैं आपके नाजरीन, वो मैजिक बुलेट, यानी वो दवाइयाँ हैं जो कि स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं कैंसर के ऊपर, वो उन टारगेट्स पे जाती हैं सीधी और वहाँ पे उनका इलाज करने की कोशिश करती हैं। जो पहली पहली दवाई 1999 में जो आई थी, उसको इमेटिनिब कहते हैं, जो एक किस्म का ब्लड कैंसर होता है, जिस क्रोनिक माइलॉइड लुकीमिया, उसके इलाज के लिए। और उसके बाद एक प्लेथोरा ऑफ मेडिसिन, सैकड़ों दवाइयाँ उस तरह की आ गई हैं अब, जो कि तकरीबन हर कैंसर टाइप के अंदर इस्तेमाल होती हैं। और फिर मोर रिसेंटली अब यहाँ पे ये जो जिसको उर्फ आम में तो इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, लेकिन असल में वो इम्यूनोथेरेपी नहीं होती, बल्कि इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करने का एक तरीका होता है, जिसको इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर कहते हैं। पिछले 10 साल जो गुजरे हैं, 2015 से 2025 तक, उसके अंदर एक उसका ह्यूज एक्सप्लोजन था, और हो रहा है अभी भी, जहाँ पे ये दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं। फिर नए फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट आ रहे हैं, समथिंग कॉल्ड एज कार टी सेल ट्रीटमेंट, वो भी आ गया है। और भी बाई स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं। और अब लोग ये कर रहे हैं आजकल, जो आजकल जैसे हम अगर बात करें 2026 में, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ये है कि ये जो टारगेटेबल एजेंट्स होते हैं, उनके साथ में एंटीबॉडीज़ के साथ में कीमोथेरेपी को अटैच कर दिया जाता है, जो कीमोथेरेपी डायरेक्टली सेल में जाके अफेक्ट करती है। एक तरह से वो पेलोड होता है जो कि स्पेसिफिकली ट्यूमर में उसको जाके डिलीवर करते हैं। तो ये एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स। डॉक्टर तो ये साहब, चंद चीज़ें हैं जो नाजरीन को मालूम होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप चूंकि मुल्क से बाहर रहते हैं और डेफिनेटली आप रिसर्च में भी बहुत हैं और पाकिस्तान भी आपका आना जाना रहता है, तो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि ये जो नए नए प्रोसीजर्स हैं ट्रीट करने के, क्या ये सब पाकिस्तान में भी मुयस्सर हैं? जी शेख साहब, इसमें यह है कि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर। सर्जरी, स्टेट ऑफ द आर्ट रेडियोथेरेपी, जो बड़े सेंटर्स हैं, जो अच्छे सेंटर्स हैं, वहाँ पे बिल्कुल मौजूद है। बड़ी अच्छी रेडियोथेरेपी की फैसिलिटीज़ डेवलप हो गई हैं। कीमोथेरेपी हर जगह के ऊपर अवेलेबल है। जो टारगेटेड थेरेपी और इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स हैं, ये भी अवेलेबल हैं। ये अलग बात है कि कुछ छोटे शहरों में या छोटे सेंटर्स में उनको पहुंचाना या उनको एडमिनिस्टर करना, क्योंकि एक्सपर्टीज़ शायद कुछ जगह के ऊपर ना हो। लेकिन जो बड़े शहर हैं और बड़ी जगहों पे सेंटर्स हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, वो मुझे बताते हैं कि वो ये सारी दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, तो मतलब ये कहा जाए कि एक बड़ा इनकरेजिंग इन्वायरमेंट है पाकिस्तान में भी। खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स इस बीमारी से दो चार होता है तो ट्रीटमेंट के मौाक़े और फैसिलिटीज़ पाकिस्तान के बड़े शहरों में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जी। ये बताइए कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स को अगर हम देखें, पाकिस्तान को कंपेयर करें बाहर की दुनिया से, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का नंबर उसमें कहाँ है, कंपेयरिंग इट विद अदर नेशंस इन यूरोप, मिडल ईस्ट और मे बी अमेरिका? और ट्रीटमेंट रिकवरी परसेंटेज, अगर आप थोड़ा बहुत अगर आप इसके बारे में जानते हो तो हमें बता दें कि अगर हमारे 100 मरीज बीमार होते हैं तो कितने ट्रीट होके बाहर निकल आते हैं सही, और अगर इसी को कंपेयर किया जाए बाहर की दुनिया से, मेडिकल सर्विसेज से, तो वो क्या है? जी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है शेख साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो केसेस डायग्नोज होते हैं सालाना, उसको इंसिडेंस कहते हैं, यानी कि एक ख़ास पॉपुलेशन में एक साल में कितने नए केसेस डायग्नोज हुए। तो वो केसेस सारी दुनिया में तकरीबन इस वक्त जो फिगर है वो कोई तकरीबन 20 मिलियन केसेस डायग्नोज होते हैं, नए केसेस सारी दुनिया के अंदर। समझें 2022 से लेके 2025 तक हर साल में इतने केसेस डायग्नोज होते हैं। अम, अब ये जो डायग्नोज होते हैं, तो इनका फिर रिकॉर्ड होता है, कहीं ना कहीं लिखे होते हैं, जिसको ट्यूमर रजिस्ट्री कहते हैं। हम्म। पाकिस्तान में ट्यूमर रजिस्ट्री उस फॉर्म में तो नहीं है जिस फॉर्म में उर्फ आम में इसको समझा जाता है, लेकिन बहुत सारा काम उसके ऊपर पाकिस्तान में भी हो रहा है। और जो अवेलेबल डाटा है उसके हिसाब से एक एस्टिमेट ये है कि तकरीबन 2 लाख लोगों को कैंसर डायग्नोज होता है सालाना ना। अच्छा। अगर उसको आप पॉपुलेशन पे डिवाइड करें, हम्म। तो पाकिस्तान असल में हाई इंसिडेंस कंट्री नहीं है। हाई इंसिडेंस कंट्री वो होती हैं जहाँ पे तकरीबन
एक लाख में 375 लोगों को डायग्नोज होता है अच्छा। कैंसर, या हम्म। 400 लोगों को होता है। हम्म। पाकिस्तान में ये शरह तकरीबन 150 पौने 200 के करीब है, यानी कि अगर पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कीजिए तो वो इतने के केसेस होते हैं। तो पाकिस्तान इज़ नॉट अ हाई इंसिडेंस कंट्री येट। जो बर्डन है ओवरऑल डिजीज़, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, तो उसमें अगर 2 लाख केसेस भी नए डायग्नोज होते हैं, और फिर वो जितने पाकिस्तान में ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, तो वो फिर जाहिर बात है कि बहुत सारे केसेस हैं, वो हज़ारों की तादाद में कुछ सेंटर्स में नए केसेस जाते हैं। जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था वो था इन टर्म्स ऑफ क्योर रेट्स। देखें, दुनिया के अंदर क्योर रेट्स के बारे में कुछ फिगर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि जहाँ पे इंसिडेंस और मोर्टेलिटी का डाटा मौजूद है वहाँ पे हम बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स में आजकल हमें जो फिगर्स आती हैं, पता चलती हैं, वो ये है कि तकरीबन 65 से 70% लोग जिनको कैंसर डायग्नोज होता है वो उससे क्योर हो जाते हैं। अच्छा। यूरोप में तकरीबन 55 से 60% लोग जिनको कैंसर डायग्नोज होता है वो उससे क्योर हो जाते हैं। इस किस्म की फिगर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मौजूद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर अर्ली स्टेजेस में ज़्यादा पेशेंट डायग्नोज हों, तो चूंकि डॉक्टर्स भी ट्रेन हैं, ट्रीटमेंट भी अच्छा अवेलेबल है, तो क्योर रेट काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन अभी हम उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते कि कितने परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स आर क्योर्ड। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन एक बात और आपसे यहाँ पूछूं, वो ये कि ये जब मर्ज किसी को डायग्नोस होता है कैंसर का, तो पहला परसेप्शन या पहला फेयर उसमें यही है कि मरीज नहीं बचेगा, और मरीज या फिर उसके फैमिली या उनके मेंबर्स इसी उसमें इसी एक इमोशनल साइकोलॉजिकल शॉक में चले जाते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक ब्राइटर साइड कि उनके लिए ट्रीटमेंट मुयसर है, अर्ली डायग्नोसिस में बहुत कुछ हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ें जो हमारे ऐसे साथी जो इस सिचुएशन से इस वक्त दो चार हैं वो कुछ फ़ायदा उठा सके। जी शेख साहब, देखिए, इस तरह से है कि कैंसर कोई एक डिजीज़ का तो नाम है नहीं। कैंसर तो एक स्पेक्ट्रम है, जो कम से कम पता नहीं 100 तरह का या 200 तरह का कैंसर हो सकता है। हम्म। और जाहिर बात है, जो कैंसर्स होते हैं वो एक तरह का कैंसर दूसरे से मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पे बच्चों में जो ब्लड कैंसर होता है, जिसको एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहते हैं, हम्म। अब फिगर्स ये हैं कि तकरीबन 90-95% बच्चों में वो क्योर हो जाता है। तो ठीक। वो उस कैंसर से बहुत मुख्तलिफ है, जो कि मिसाल के तौर पे एक बड़ी उम्र के आदमी में अगर वो पैनक्रियास का या गॉल ब्लैडर का या लिवर कैंसर हो जो ऑलरेडी फैला हुआ हो, तो हम्म। फिर वो तकरीबन क्योर होने के चांसेस नहीं होते। तो ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है, जिसमें एक स्पेक्ट्रम में ये है, दूसरे में ये। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये मालूम हो कि आप कौन से कैंसर की बात कर रहे हैं। फिर अब तो ये भी है कि हर कैंसर के अंदर भी दो दो तीन तीन चार चार टाइप्स होते हैं। हम्म। मिसाल के तौर पे लंग कैंसर में इस वक्त हमें मालूम है कि कम से कम 5-7 मुख्तलिफ किस्म के या इवन ज़्यादा 10 तरह के कैंसर होते हैं, जिनको जमा करके हम नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर कहते हैं। यानी कि वो सारे लंग कैंसर जो कि स्मॉल सेल नहीं है, वो सारे मिला के नॉन स्मॉल सेल हो जाते हैं। इसी तरह नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का मकसद ये होता है कि वो सारे लिम्फोमा जो हॉजकिन नहीं है वो नॉन हॉजकिन है। तो बहुत सारे किस्म के होते हम्म। हैं, 80 किस्म के होते हैं, जिनको हम लंप कर देते हैं एक साथ में। इस तरह और बहुत सारे कैंसर्स हैं। इवन सबसे कॉमन एग्जांपल लीजिए अगर ब्रेस्ट कैंसर की, तो आज के दिन में हम ब्रेस्ट कैंसर को ब्रेस्ट कैंसर कहते तो हैं, लेकिन असल में उसमें 3 टाइप्स होते हैं। वो जो जो हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो जिनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट जिसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहा जाता है, या फिर वो जिसको उर्फ आम में ट्रिपल नेगेटिव कहा जाता है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हैं। इसी तरह से बाकी सारे कैंसर भी हैं। सो आई थिंक जिस वक्त कैंसर डायग्नोज होता है उस वक्त वो फाइनल स्टेज नहीं होती ये फैसला करने के लिए कि अब कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके बाद हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सा कैंसर है, कौन सी टाइप का कैंसर है, कितना फैला हुआ है, और क्या इस कैंसर के लिए ट्रीटमेंट मौजूद है या नहीं। और फिर आखिर में अगर वो ट्रीटमेंट मौजूद भी है तो क्या उस पेशेंट को वो ट्रीटमेंट दिया जा सकता है या नहीं। कई दफ़ा पेशेंट्स इतने ज़्यादा बीमार होते हैं किसी और वजह से, हार्ट, लंग, किडनी या लिवर की डिजीज़ की वजह से, कि उनको इलाज वैसे भी नहीं किया जा सकता किसी किस्म का। तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स
ठीक है सिचुएशन इन दी एंड। डॉक्टर साहब, एक लेकिन आध चीज। इसमें ये मालूम होना ज़रूरी है। या ठीक है डॉक्टर साहब, एक आध और चीज़ थी मेरे जहन में। एक तो ये जो आपने बात की अर्ली डायग्नोसिस की, ये फरमाइए कि डेफिनेटली डिफरेंट कैंसर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, और वो तो देख के ही पता चलता है, लेकिन जनरल पब्लिक क्या करे जिससे एक स्कैन होता रहे उनका, और उनको पता चले वो कब होना चाहिए, साल में एक मरतबा करें, डॉक्टर के पास कब जाएं, वो जिसे हम कहें कि प्री एम्प्टिव एक स्ट्राइक होनी चाहिए, पेशेंट्स को पता होना चाहिए। एक तो वो बता दें, और दूसरा ये इस पे बात करूंगा कि आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये अवेयरनेस इस चीज़ की, अर्ली डायग्नोसिस और कैंसर के बारे में, क्या वो सफिशिएंट है इस वक्त इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतने लोगों के लिए? क्या वो ठीक है कि या इससे मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है? जी, थैंक यू। सो इसमें दो सवाल हो गए। पहला तो ये कि अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या करें, और स्क्रीनिंग के लिए वो चार पांच कैंसर्स ऐसे हैं जिनके स्क्रीनिंग के प्रोग्राम सारी दुनिया में मौजूद हैं। हम्म, मिसाल के तौर पे ब्रेस्ट कैंसर के लिए 40 साल की उम्र के बाद मेमोग्राम, हर 2 साल के बाद, हर साल में कीजिए 55 साल की उम्र तक, और उसके बाद हर 2 साल में 75 साल की उम्र तक। जी। कैंसर ऑफ सर्विक्स के लिए जो पैप स्मीयर है, या जो डीएनए टेस्ट होता है, वो 25 साल की उम्र के बाद हर खातून को करना चाहिए, हर 5 साल में 65 साल की उम्र तक। इसी तरह लंग कैंसर में जो लोग हाई रिस्क हैं, यानी वो लोग जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, उनको वो एक ख़ास किस्म का सीटी स्कैन होता है जिसको लो डोज सीटी स्कैन कहते हैं, वो कराना चाहिए एक ख़ास 50 साल से लेके 80 साल की उम्र तक। इसी तरह से जिन लोगों को कोलन कैंसर जिनकी फैमिली में खुसूसन मौजूद है, उनको 50 साल की उम्र के बाद अपने कोलन को चेक कराना चाहिए। कुछ टेस्ट होते हैं उसके लिए उनके उनके साथ में। तो स्क्रीनिंग के तो ये चीज़ें वो हैं जो सारी दुनिया में राइज हैं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे वो कैंसर देखने चाहिए जो बहुत कॉमन है, और वो सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर जो है वो मर्दों में खुसूसन और औरतों में भी, वो ये माउथ का कैंसर है, माउथ जो कैंसर। लिप्स और टंग और चीक्स और गले का कैंसर। तो इसके मुआयने के लिए, और ख़ुसूसन अगर कोई ऐसा ज़ख़म हो जो भरता ना हो, जो अल्सर बन जाए जो कि हील ना हो रहा हो, तो इसके लिए या उससे भी पहले अपने डेंटिस्ट को सालाना आप जब दिखाते हैं तो पूरा मुंह का मुआयना भी कर सकते हैं, और वो भी स्क्रीनिंग उसकी भी हो सकती है। ऑल्दो ये सारी दुनिया में कॉमन कैंसर चूंकि नहीं है, तो कोई वाज़ेह स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि इसको भी स्क्रीन करना चाहिए। जो दूसरा सवाल है आपका कि क्या अवेयरनेस के लिए कुछ और करना चाहिए, एब्सोल्युटली मेरे ख्याल से ये तो ह्यूज अनमेट नीड है, जिसको पूरा करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। सबसे पहले तो वो है जो इस वक्त आप कर रहे हैं, आप और मैं इस वक्त ये वाली बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इन रेफरेंस टू वर्ल्ड कैंसर डे, और वैसे भी हम करते रहते हैं और हमें करते रहना चाहिए इसको। और वो है रेजिंग अवेयरनेस। हम्म, ये कहना कि कैंसर होता ही नहीं है या कैंसर नहीं होगा, ये तो फिर उस तरह वाली बात है जिस तरह वो कबूतर आंख बंद कर लेता है बिल्ली को जी देख हाँ, के। जी हाँ। तो ये तो सूरत हाल से हमें बहुत बाहर निकल आना चाहिए, और हमें ये मालूम होना चाहिए कि तकरीबन 2 लाख लोगों को पाकिस्तान में सालाना कैंसर तो डायग्नोज होता ही है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर डायग्नोज होता है उनका पता ही नहीं चलता। क्या नहीं तो चलता। ये एक तो अवेयरनेस है। फिर उसके अलावा जो उसको अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाने का तरीका क्या है, एक तो वही है जो माशाल्लाह आप कर रहे हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका जिससे बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, और ज़्यादातर आपके जो व्यूअर्स हैं, वो यंग लोग हैं, यूथ हैं, जो अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया के साथ में इस खबर को, इन इन बातों को बहुत दूर तक पहुंचाया जा सकता है। और कई दफ़ा इन चीज़ों की रिपीटिशन करनी ज़रूरी होती है, नहीं नहीं, क्योंकि बिल्कुल। रिपीटेटिवली जब आप वो मैसेज देते हैं, फिर वो लोगों के कान के ऊपर वो खबर जब पड़ती है, तो फिर वो कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत कुछ करने की डॉक्टर ज़रूरत है। साहब, मैं जब कभी आपको याद करता हूँ, और आपकी बड़ी मेहरबानी, आप भी फौरन इस काम के लिए वॉलंटियर करते हैं, और मकसद आपका भी यही और मेरा भी यही है, जैसे आपने फरमाया कि ये बातें आपकी जो लोग आपको एक्सेस नहीं कर पाते और जिनके लिए डॉक्टर्स एक्सेसिबल नहीं है, पाकिस्तान के डायनामिक्स को देखें तो हर तरह के लोग यहाँ आबाद हैं। वो लोग जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट और एक्सपेंसिव कंसल्टेशन को भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके लिए मुयसर नहीं है। तो ये सोशल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म, और ये बिलखसूस मेरा पाक यूथ पल्स का प्लेटफॉर्म, इसके ज़रिए अगर किसी की कोई रहनुमाई हो जाए, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, घर बैठे मिल जाए, और एक एक्सपर्ट ओपिनियन जिस तरह आपका माशाल्लाह है, और आप जितना इस काम में
अपनी चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये खिदमत है जो आपको भी अल्लाह ने मौका दिया और मुझे भी अल्लाह ने मौका दिया, और मैं ये करता रहूँगा। और आपने कहा कि इन चीज़ों को रिपीटेडली बताना चाहिए, क्योंकि हम जल्दी भूल भी जाते हैं। लोग देखने वाले फिर उनको याद दिलाएं कि ये सब कुछ किया जा सकता है, ये सब कुछ आपके अपने हक में बेहतर है। जिस तरह आपने बात की स्क्रीनिंग की और ये वो। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ट्रीटमेंट की बात करें, पाकिस्तान में कुछ जगहों में तो खैर फ्री ट्रीटमेंट है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आज भी ये बड़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। ना सिर्फ एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, लेकिन उसके साथ जो उसका फॉलो अप और बाद में वो भी बड़ा खासा एक्सपेंसिव है। क्या कहेंगे इस पे? क्या करें वो लोग या वो पेशेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते? जी। शुक्रिया। देखिए, इसमें शेख साहब एक दफ़ा दोबारा ये देख लेना चाहिए कि हम किस कैंसर की बात कर रहे हैं। इसको हम्म। जनरलाइज नहीं कर सकते। कुछ कैंसर्स के अंदर, खुसूसन अगर वो अर्ली डायग्नोज हो जाएं, तो जो वाहिद इलाज जिसकी ज़रूरत होती है वो सर्जरी होती है। हम्म। और सर्जरी कई दफ़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट, और इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर सिर्फ सर्जरी करानी हो तो बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। कुछ अरसे पहले मुल्क के बेशतर हिस्सों के अंदर हेल्थ कार्ड भी मौजूद था। लोगों को देखना चाहिए कि अपनी इंश्योरेंस भी कराएं। और एक चीज़ जो जनरली आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से मेरे ख्याल से सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो ये कि ये जो हमारी ज़िंदगी है, ये जो हमारी सेहत है, ये अल्लाह ताला की तरफ से अमानत है। इसका ख्याल रखना हमारी फ़राइज़ में शामिल है। और उन फ़राइज़ को पूरा करने के लिए हम्म। किसी न किसी किस्म की इंश्योरेंस अगर हर कोई हासिल करने की कोशिश करे, तो फिर ये ट्रीटमेंट आसान हो सकता है, आसान हो सकता बनिस्बत इसके कि अगर है। हर दफ़ा जेब से पैसे खर्च करके वो इलाज हम्म। करना पड़े। हम्म। सो एक तो ये चीज़ है कि इंश्योरेंस कराने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे ये कि कैंसर टाइप और कैंसर की स्टेज से फ़र्क पड़ता है कि सिर्फ सर्जरी होनी है या सिर्फ रेडियोथेरेपी होनी है और उससे कैंसर क्योर हो जाएगा। और कुछ कैंसर्स आज भी ऐसे हैं जो सिर्फ कीमोथेरेपी से, यानी कि जो दवाइयाँ अब इतनी महंगी नहीं रहीं, उनसे उनका क्योर मुमकिन है। हम्म। मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए तो जर्म सेल कैंसर जो टेस्टिस के होते हैं लड़कों में या ओवरीज के लड़कियों में, वो अभी भी कीमोथेरेपी से ट्रीट होते हैं और उनका इलाज, या हॉजकिंस लिम्फोमा है फॉर एग्जांपल, इन दवाइयों का, इन कैंसर्स का इलाज सिर्फ कीमोथेरेपी से होता है, जो जो रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि जो नई दवाइयाँ आ रही हैं, जाहिरी बात है कि वो बहुत रिसर्च के बाद आती हैं, लिहाजा वो बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं। उसमें भी देख लेना ये चाहिए अपने डॉक्टर्स के साथ में डिस्कस करके कि वो एक्सपेंसिव दवाइयों से फ़ायदा होने के इम्कानात कितने हैं। क्या सारी दुनिया में सब लोग कैंसर का ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं? उसका जवाब है नहीं। जिन मुल्कों की जीडीपी, लग्जमबर्ग की जीडीपी शेयर सबसे ज़्यादा है, जी। 88,000 डॉलर पर कैपिटा पर हम्म। ईयर, उसके मुकाबले में पाकिस्तान की जीडीपी 1,600 डॉलर पर कैपिटा पर ईयर। तो ये अगर डिफरेंस इसमें का स्प्रेड बड़ा देखें, वेरिएंस है, बहुत वेरिएंस है। बड़ी वेरिएशन है। तो हम्म। इवन क्या लग्जमबर्ग में भी सब लोग सारे कैंसर का पूरा इलाज कर सकते हैं? जवाब है नहीं। वहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे लिमिटेशंस आती हैं। तो पाकिस्तान में भी लिमिटेशंस हैं। आई थिंक इन चीज़ों को बड़ा ओपनली डिस्कस करना चाहिए नहीं, अपने सही डॉक्टर्स है, के सही। साथ में। और अगर ज़रूरत हो तो सेकंड ओपिनियन भी लेनी चाहिए उसके ठीक ऊपर। है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद करते हैं कि आपको फिर हम सहमत देंगे, लेकिन मैं साथ साथ ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जैसे डॉक्टर्स जो बाकी फील्ड्स में हैं, उनको भी मुझे रेफ़र करें, ताकि हम जिस तरह बहुत सारी फील्ड्स हैं, आप मेडिसिन में कॉमन डिजीज़ जहाँ जहाँ ट्रीट किए जा सकते हैं, वो हमें करें, ताकि हम आपके साथ मिल के उनको भी, उनकी बातों को भी हम अपने लोगों तक पहुंचाएं। दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि हमारा और आपका स्पेशली ये मैसेज लोगों तक पहुंचे और उनसे कोई इनको फ़ायदा हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया शेर साहब, थैंक यू ठीक वेरी है, मच। अल्लाह हाफिज़।